सोचिए, पानी के बंटवारे का एक आम सा विवाद कैसे अचानक से एक देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तीस्ता नदी के मुद्दे की गहराई में जाएंगे। जो नदी कभी सिर्फ पानी के बहाव के लिए जानी जाती थी, वो आज बड़े बड़े देशों के कूटनीतिक दांवपेच और बुनियादी ढांचे की जंग का अखाड़ा बन चुकी है। हम समझेंगे कि कैसे सालों से अटका हुआ एक समझौता भारत की सीमाओं पर एक विदेशी ताकत की घुसपैठ का बहुत बड़ा जरिया बन रहा है। चलिए आज की इस रणनीतिक ब्रीफिंग का एजेंडा फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे तीस्ता के भूगोल से, फिर समझेंगे इस पूरे जल विवाद का इतिहास। उसके बाद हम बात करेंगे चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े खतरे की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता की, और आखिर में चर्चा करेंगे कि इस उलझन को सुलझाने के लिए क्या बहुपक्षीय समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे विवाद की भौगोलिक जड़ों को समझते हैं, यानी तीस्ता का भूगोल। भूगोल की भाषा में भारत एक अपर रिपेरियन यानी ऊपरी तटवर्ती देश है, और इसके ठीक नीचे स्थित है बांग्लादेश, जिसे हम लोअर रिपेरियन या निचला तटवर्ती देश कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत में बनने वाले किसी भी बांध या बैराज का सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि निचले इलाकों में यानी बांग्लादेश में कितना पानी पहुंच रहा है। और सच बताऊं तो नदी के बहाव पर यही प्राकृतिक नियंत्रण इस पूरी राजनीति की असली जड़ है। अब इसके जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, ये बारामासी नदी सिक्किम के ऊंचे खांगसे ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा, इसका लगभग 90% पानी मानसून की बारिश से आता है। लेकिन सबसे अहम है तीसरा स्टेप, जब मानसून चला जाता है और सूखा मौसम या लीन पीरियड आता है, तब यह नदी पानी के लिए सिर्फ 10% ग्लेशियर पर निर्भर होती है। और आप यकीन मानिए, विवाद का असली कारण यही लीन पीरियड है, जब नदी में पानी सबसे कम होता है और दोनों देशों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ एक आंकड़ा जो आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है वो है 83%। तीस्ता नदी का 83% जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से भारत के अंदर आता है। इसी जबरदस्त भौगोलिक नियंत्रण के चलते भारत इस नदी पर 26 पन बिजली परियोजनाएं चलाता है, जिनसे करीब 500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। जाहिर है, जब एक देश का इतना ज्यादा कंट्रोल हो तो पानी बंटवारे की शर्तें तय करना दोनों ही पक्षों के लिए बेहद जटिल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस महत्वपूर्ण संसाधन को बांटने पर ऐतिहासिक गतिरोध क्यों बना हुआ है? देखिए, बांग्लादेश हमेशा से 50% पानी की मांग करता आया है, जबकि भारत का दावा 55% पर है। और यहीं पर 2011 का वो प्रस्तावित समझौता सामने आता है। उस वक्त तय हुआ था कि बांग्लादेश को 43% और भारत को 38% पानी मिलेगा, जबकि 19% पानी नदी में बिना बांटे छोड़ दिया जाएगा। ये काफी संतुलित लग रहा था, है ना? लेकिन दुर्भाग्य से दोनों देशों के बीच ये समझौता कभी लागू ही नहीं हो पाया। ये समझौता अटका क्यों? इसके पीछे दोनों तरफ की अपनी अपनी बहुत ही गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय जरूरतें हैं। उत्तर बंगाल में सिंचाई के लिए किसान तीस्ता के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पानी कम होने का सीधा मतलब है उनकी आजीविका पर संकट आना। और बिल्कुल इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 की संधि को रोक दिया था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को सूखे के समय 5000 क्यूसेक पानी चाहिए होता है, लेकिन उन्हें बमुश्किल 500 क्यूसेक ही मिल पाता है। इसका नतीजा, वहां भयंकर सूखा और मानसून में बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। इस पूरी कूटनीतिक विफलता का टाइमलाइन देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1996 में भारत और बांग्लादेश ने सफलतापूर्वक गंगा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर 2008 में तीस्ता संधि का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 2011 में पश्चिम बंगाल के वीटो ने सब कुछ रोक दिया। अब सालों तक इंतजार करने के बाद 2020 में एक हताश बांग्लादेश ने इस नदी के प्रबंधन के लिए आधिकारिक तौर पर चीन से मदद मांग ली। मतलब दो पड़ोसियों का आपसी जल विवाद अब एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका था। और यहीं से हमारी कहानी घरेलू मुद्दे से हटकर एक बहुत बड़े भू राजनीतिक संकट की ओर मुड़ जाती है। चीन के बुनियादी ढांचे का खतरा। चीन ने बांग्लादेश को जो ऑफर दिया वो सच में एक गेम चेंजर था। इस अरबों डॉलर के प्रस्ताव में क्या क्या था? विशाल बांध बनाना, बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग करना और नदी का बहाव मोड़ देना। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके लिए चीन ने कोई शर्त नहीं रखी कि भारत के साथ पहले पानी का बंटवारा तय करो। उन्होंने सीधे सीधे भारत के समझौते की जरूरत को ही दरकिनार कर दिया। अगर हम भारत और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश मॉडल की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। भारत का मॉडल लोकतांत्रिक है, जहां किसानों की जरूरतें और राज्य स्तर की राजनीति को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन चीन का मॉडल, वो ब्लैंक चेक फाइनेंसिंग पर चलता है। उनके पास कोई घरेलू राजनीतिक अड़चनें नहीं हैं। वो बस तेजी से पैसा लगाते हैं और प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जल संकट से जूझ रहे एक परेशान बांग्लादेश को चीन का ये आसान रास्ता कितना आकर्षक लगा होगा। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता। यहां सबसे अहम बात यह है कि तीस्ता नदी का इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही संकरा भौगोलिक चोक पॉइंट है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है
और यही वो इकलौता रास्ता है जो भारत के पूरे पूर्वोत्तर हिस्से को बाकी देश से जोड़ता है। अब जरा कल्पना कीजिए, इस संकरे और बेहद संवेदनशील इलाके के ठीक पास किसी विदेशी ताकत की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है। सीधा सा जवाब है 24 घंटे की निगरानी और युद्ध की स्थिति में पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से पूरी तरह अलग कर देने का बहुत बड़ा खतरा। एक रक्षा विश्लेषक के नजरिए से देखें तो सीमा के इतने करीब चीनी इंजीनियरों, मजदूरों और उनकी हाईटेक सर्विलांस मशीनों का होना भारत की रक्षा मुद्रा को पूरी तरह से बदल देता है। यह सिर्फ एक साधारण डैम प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने का एक जरिया है। सच कहूं तो यह एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता है जिसे भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस समस्या से निकलने का रास्ता क्या है? आइए भविष्य के कुछ संभावित रणनीतिक परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। आगे क्या हो सकता है? इसके मुख्य रूप से 4 सिनारियो बनते हैं। पहला, भारत इस संधि को फिर से जिंदा करे जिससे क्षेत्र में स्थिरता आए और चीन का रास्ता बंद हो जाए। दूसरा सिनारियो, चीन को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिससे भारत अपने पड़ोसी सहयोगी को खो दे और रणनीतिक रूप से घिर जाए। तीसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर और तेजी से पिघले जिससे पानी का संकट और भयानक हो जाए। और चौथा, एक ऐसा बहुपक्षीय ढांचा बने जहां सभी देश मिलकर काम करें। फिलहाल भारत की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह पहले विकल्प पर तेजी से काम किया जाए ताकि दूसरे सिनारियो को सच होने से रोका जा सके। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, बहुपक्षीय समाधान। चलिए देखते हैं कि इस समस्या का एक व्यापक और लॉन्ग टर्म समाधान क्या हो सकता है। विशेषज्ञ अब ये मान रहे हैं कि सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बातचीत ही काफी नहीं है। हमें एक बड़े क्षेत्रीय ढांचे की जरूरत है जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हों। सोचिए, अगर पूरे हिमालय जल क्षेत्र के प्रबंधन, संसाधनों के बंटवारे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये चारों देश एक साथ मिलकर काम करें तो इस पूरे क्षेत्र को कितनी मजबूती मिल सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या पानी के बंटवारे पर यूं ही आपस में लड़ते रहना चाहिए, या फिर एक एकजुट बहुपक्षीय हिमालयी ढांचा तैयार करना ही इस क्षेत्र को विदेशी ताकतों के दखल से बचाने का एकमात्र स्थायी तरीका है? क्योंकि दोस्तों, भविष्य में असली ताकत उसी के पास होगी जिसका पानी पर नियंत्रण होगा, और ये हमें तय करना है कि वो नियंत्रण किसके हाथों में रहेगा।